कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट सेल हो गया था ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट लिखो, उसके बाद लिखिए नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन ए यूनिट सेल। सबसे पहले हम लोग सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसको कहीं कहीं एससी से भी डिनोट किया जाता है। तो सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ कहाँ होंगे बताओ? सिंपल क्यूबिक में हाँ ओनली कॉर्नर्स में होंगे, बताया गया था कॉर्नर्स में। इसको जेड से डिनोट किया जाता है। तो इसमें जो एटम्स होंगे ओनली कॉर्नर्स पर होंगे, कॉर्नर्स पर। तो टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। एक कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन पिछले क्लास में बताया था लास्ट में ही। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, अगर एक एटम्स कॉर्नर्स पर रखा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। ये बताया था ना कि इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं कॉर्नर्स पर रहते हैं ओनली। और ये जो कॉर्नर्स पर एटम्स रहते हैं दैट इज शेयर्ड इन 8 अदर रूम्स। ऐसा ही क्यूब इसके बगल में होगा, इधर होगा, इधर होगा, फिर ऊपर 4 ऐसा होगा। तो देखो टोटल क्या, एक कॉर्नर पर जो एटम्स रहते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल का टोटल एक फुटबॉल इस रूम के अंदर है। हर एक कॉर्नर पर फुटबॉल का 1/8 पार्ट इस रूम में कंट्रीब्यूशन उसका है। तो अगर 1/8 टोटल हम अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? एक फुटबॉल, एक कंप्लीट फुटबॉल इस रूम के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इसमें सिंपल क्यूबिक में आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है? 1। कैसे 1 होता है समझाया। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको कहीं बीसीसी से भी डिनोट किया जाता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें एटम्स कहाँ कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पर होंगे, बॉडी सेंटर पर। हाँ तो ये ऐसा कुछ है। इसमें जो एटम्स होंगे कॉर्नर पर तो होंगे ही, और कॉर्नर के साथ साथ आपका बॉडी के सेंटर पर, ये सेंटर पार्ट। तो इसका जेड क्या होगा? जेड नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, कितना टोटल फुटबॉल इस रूम के अंदर है, कॉर्नर पर है। तो कॉर्नर पर का टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। और आपको मैं बताया था
कि अगर बॉडी सेंटर पर फुटबॉल है, बॉल रखा हुआ है, इसका कंप्लीटली इनसाइड है, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन 1 लेंगे, मींस 2 आ जाएगा। इसी तरह तीसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हाँ, तो इसका कैलकुलेट कर लो, आप खुद ही बताओ मुझे। फोर होगा, ये सब याद होना चाहिए। सिंपल क्यूबिक का 1, बॉडी सेंटर का 2, फेस सेंटर का 3, और फिर एक चौथा है एंड सेंटर। एंड सेंटर का कितना आएगा? एटम्स कहाँ कहाँ होता है? कॉर्नर्स पर तो होगा, ये कॉर्नर के साथ साथ अपोजिट फेस, एक ही अपोजिट फेस पर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बताओ? 4 क्यों होगा? 2 होगा ना। टोटल कितने फेसेस पर एटम्स हैं? एक यहाँ है तो एक यहाँ है, अपोजिट एक ही बताया गया था ना। अगर यहाँ है तो फिर यहाँ है, ऐसा नहीं कि इसके जैसा कि 6 फेस पर एटम प्रेजेंट है। तो इसमें पहले इसमें बताओ, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो है ही, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर्ड पड़े। और हम लोग जानते हैं कि टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस टोटल 6 फेसेस होते हैं, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। कैलकुलेट करो, इट विल कम 4। फोर्थ, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें एटम्स कॉर्नर पर होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ एक अपोजिट फेस पर। एक अपोजिट फेस पर, अगर मैं यहां मानूं तो इसका अपोजिट फेस कहाँ है? यहाँ हो गया। तो इसमें जेड कॉर्नर, टोटल 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1/8, और टोटल दो ही फेस पर है ना, तो 2 इंटू हाफ, इट विल कम 2। चलो लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए ब्रेवियस लैटिस। लैटिस, इसमें लिख लो, पहले एक पॉइंट लिख लो। डिपेंडिंग ऑन द edges and interfacial angle, depending on the edges and interfacial angle, depending on the edges and interfacial angle, there exist 7 type of crystal system. 7 type of crystal system. डिपेंडिंग ऑन द एजेस एंड इंटरफेशियल एंगल। आपको मैं बताया था किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं 2 थिंग से,
एक एजेस और इंटरफेसियल एंगल। तो अगर उसको अकाउंट में लेंगे तो टोटल 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम होता है। कौन कौन होता है अभी यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करो इसी को। एंड बेस्ड ऑन on type of unit cell, type of unit cell, type of unit cell, there exist overall 14 type of crystal system, 14 type of crystal system which is known as Bravais lattice. ये क्या बोलना चाह रहे हैं समझे, कि अगर मैं ओनली एजेस और इंटरफेसियल एंगल को अकाउंट करूं, एजेस मतलब ए बी और सी, और इंटरफेसियल एंगल मतलब अल्फा बीटा गामा, अगर इन दोनों को ओनली अकाउंट करूं तो 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम होता है। बट अगर मैं टाइप ऑफ यूनिट सेल को भी अकाउंट कर लूं, टाइप ऑफ यूनिट सेल बोलने का मतलब है मेरा ये सब जो टोटल 4 बताया ना, सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, अगर ये सब को भी अकाउंट कर लूं, मिला लूं, तो टोटल 14 तरह का क्रिस्टल सिस्टम होता है। उसी को हम ब्रेवियस लैटिस बुलाया करते, मींस देयर आर 14 ब्रेवियस लैटिस। अब वो कौन कौन है एक टेबल बनाऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। चलो ये तो समझ गया। एनसीईआरटी बुक में भी टेबल बना हुआ है ये, और इस टेबल से क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो इधर लिख लो, बना लो क्रिस्टल सिस्टम, इधर कर लो क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम इसको इस तरह से याद रखना, सीटी और एचएमटी, सीटी और एचएमटी, इस तरह से। अब सी मतलब क्या, क्यूबिक, टी मतलब टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, हाँ टेट्रागोनल, ठीक है। ओ मतलब ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। आर मीन्स रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। एच मीन्स हेक्सागोनल, और एम मीन्स मोनोक्लिनिक, और ये ट्राइक्लिनिक। तो अगर ये याद रखोगे तो सातों याद हो जाएगा, सीटी और एचएमटी। अब ये दूसरा कॉलम आते हैं, इधर एजेस का बना देता हूं, हाँ एजेस। एजेस देखो, अगर ये याद है ना तो एजेस को याद करना बहुत आसान है। कैसे, देखो इधर देखो, पहले इसमें क्या करना, ए बी सी इक्वल कर देना, फिर उसके बाद क्या करना, इसमें एक को अनइक्वल करना शुरू करो, फिर इसमें क्या करना, एक और अनइक्वल कर देंगे हम। रोम्बोहेड्रल में क्या करेगा, फिर से इक्वल करो सब, फिर इसमें वही एक अनइक्वल कर देना, इसमें फिर वही सिनारियो आपका चलेगा, एक और अनइक्वल कर देंगे, और इसमें क्या, तीनों। ये सबसे अनसिमेट्रिकल होता है, मतलब इसमें कोई चीज भी इक्वल नहीं होगा।
तो एक अगर इस ऑर्डर में याद रखोगे तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, समझ गया, ये इसको लिख लो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो एजेस हुआ। फिर उसके बाद इंटरफेसियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल चल लिख लिया। इसमें ध्यान रखना, इसमें जो अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है, ये सब 90 डिग्री होता है। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, इसमें भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, इसमें भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, इसमें एक अनइक्वल कर देना, मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होंगे बट 90 डिग्री नहीं होंगे। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल को इमेजिन करते हो तो ये कुछ हेक्सागोनल होता है, ऐसा कुछ दिमाग में आता होगा। तो इसमें दो तरह का एंगल होता है, एक 90 भी होता है और एक 120 भी होता है। तो इसमें ध्यान रखना, अल्फा बीटा जो होता है ना 90 डिग्री होता है, और ये जो गामा होता है ना 120 डिग्री होता है। दो तरह का एंगल होता है उसमें, तो ये भी याद हो जाएगा। और ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, अल्फा बीटा 90 डिग्री तो होगा, और ये जो गामा होता है 90 डिग्री नहीं होता है। अल्फा बीटा 90 डिग्री और ये थोड़ा अल्फा और गामा, और ये बीटा जो होता है 90 डिग्री नहीं होता है। और ये तो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल, इसमें कुछ इक्वल होगा भी नहीं, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक को याद रखना सबसे ज्यादा सिंपल है। चलो एंगल भी हो गया। फिर उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें याद रखना है 324, 324, 11, 21, फोन नंबर की तरह ये याद रख सकते हो। 324 पहले आता था लैंडलाइन नंबर, 324, 11, 21। ये क्या लिखे हैं, 3 मतलब क्या, अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट सेल को अकाउंट करूं, देखो अभी तक मैं क्या, ये 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम है। जब मैं एजेस और इंटरफेसियल एंगल को अकाउंट किया हूं तब 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम है। बट अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट सेल को भी अकाउंट करूं तो कितना तरह का टोटल सिस्टम हो जाएगा, टोटल 14 हो जाएगा। उसी को ब्रेवियस लेटिस बुलाया करते हैं। तो इसमें 3 मतलब कौन कौन आएगा, एक तो सिंपल क्यूबिक आएगा, एक आपका बॉडी सेंटर आएगा, और एक फेस सेंटर आएगा। एंड सेंटर इसमें नहीं आता है, इसमें सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर, इसमें ये चारों है, मतलब चारों आ जाएगा इसमें, मतलब सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। इसमें ओनली सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक एक है, मतलब सिंपल क्यूबिक, और यहाँ पर क्या, एक सिंपल क्यूबिक और एक एंड सेंटर आता है। तो चेक, हाँ एंड सेंटर, क्या क्या, हाँ हाँ ये गामा। तो ये टेबल याद रखना मस्ट है आपको। तो याद करने में कैसे थोड़ा हेल्प आपको, मतलब कैसे याद करना वो मैं बता दिया आपको, बट याद तो अल्टीमेटली आपको करना है।
और हमें नहीं लगता है कि आपको याद करने में ज़्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। हो गया, लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा क्वेश्चन से थोड़ा मिल लेते हैं, एक दो क्वेश्चन से। चलो क्वेश्चन लिखो। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं करेगा तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है। और आप लोग क्वेश्चन घर पर करते हो या नहीं? घर पर क्वेश्चंस करते हो? मतलब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा है कि अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो खोपड़ी में घुसेगा, अदरवाइज क्वेश्चंस आपको लगेगा ऐसा ऐसा प्रतीत होगा कि बन जाएगा, बट जब आप बनाने बैठोगे तो नहीं बनेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करना है। चैप्टर्स जैसे कोई भी चैप्टर उठा लिए, अभी जैसे मैं अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का क्वेश्चन पूछूं तो आपसे नहीं बनेगा, इवन फॉर्मूला भी भूल गया होगा। जैसे रेडियस का फॉर्मूला पूछूं तो रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस का कुछ फॉर्मूला था ना, बोर्स मॉडल में कुछ फॉर्मूला बताए थे। इतना ही हो गया? कुछ नंबर था 0. हाँ 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और यूनिट भी बोलना पड़ेगा एंगस्ट्रॉन। तो ये सब फॉर्मूला जैसे होगा ना, इसको रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे अगर एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पूछ दूं, हाँ माइनस लगाओ, माइनस 13.6, और ये क्या चीज से मल्टीप्लाई होता है? हाँ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये तो याद रखना जरूरी है कि क्या चीज का मतलब फंक्शंस होता है, और ये भी यूनिट होता है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स। तो ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं वेंडरवाल इक्वेशंस का फॉर्मूला पूछ दूं तो बता पाओगे? हाँ P प्लस देखो, तो फिर तो तुम गलती बोल रही। कहीं पर 1 मोल के लिए लगा देती है, कहीं पर n मोल के लिए लगाती है। अगर लगाना है तो n मोल के टर्म्स में बोलो, या नहीं तो 1 मोल के टर्म्स में बोलो। अगर मैं n मोल के टर्म्स में बोलूंगा तो P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। अगर 1 मोल करना है तो इसको 1 कर दो। तो ये सब याद होना चाहिए। अगर मैं बॉयल्स रेडियस पूछ दूं, बॉयल्स टेम्परेचर, तो ये क्या होता था? बॉयल्स टेम्परेचर कुछ होता था, एक रिलेशन होता था 2 इंटू टी आई, और ये क्या होता था, A अपॉन RB। तो ये सब चीजें आपको याद करना है हर एक। अभी आयनिक इक्विलिब्रियम का पूछ दूं क्वेश्चंस एक, तो वो भी नहीं आएगा। जैसे वीक बेस का फॉर्मूला में पूछूं तो क्या होगा बताओ? अगर एसिटिक एसिड है कुछ ऐसा, 0.5 मोलर एसिटिक एसिड है, अगर इसका पीएच निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कुछ फॉर्मूला होता था। 7 कहाँ गया? देखो, तो ये बोल रहा हूं, ये चीज कब होगा, ये चीज कंट्रोल कब होगा? ये चीज कंट्रोल तभी होगा जब आप वो चीजें को बार बार रिवीजन करेंगे। दिमाग में भी न्यूरॉन का कनेक्टिविटी होता है, तो उस न्यूरॉन को बार बार कनेक्ट करोगे तभी वो जाकर, मतलब जैसे होगा ना कि एग्जाम में वो उससे जुड़ पाएगा। होता है ना कि एक्सॉन डेंड्रॉन ये सब पढ़ते हो गया बायोलॉजी में, तो उसका दिमाग में भी जैसे एक तरह से उसका कनेक्शंस बनता है, तो वो कनेक्शंस को बार बार बनाओगे तब जाकर ये सब चीज याद होगा। इसको भी बोलते हैं, कोर्स होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, नाम नहीं सुने होंगे इसका भी। प्लास्टिसिटी सुनो, न्यूरोसाइंस। अगर वो कोर्स कर लोगे ना तो अपने दिमाग पर कंट्रोल हो जाएगा। पहले वही कर लेते हैं
तो फिर नीट का तैयारी करना। चलो क्वेश्चन लिखो। इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ, लिखो, इन ए cubic structure of compound which is made from x of y, which is made from x and y। एक कंपाउंड है जो कि x और y से मिलकर बना हुआ है। और क्या बोल रहा है, x एटम एट द कॉर्नर x atom at the corner of the cube and y atoms at the face center of the cube, find the molecular formula of compound, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चंस। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। AB3। अब ए के टर्म्स में हम तुमसे पूछे हैं XY3। हाँ, ये कंपाउंड का फॉर्मूला XY3 होगा। ये बोल दिया है कि X कहाँ है, कॉर्नर पर है तो X1 को अप्रोच करेगा, क्योंकि टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1/8, तो X विल अप्रोच टू 1 एंड Y इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर मींस ये 3 को अप्रोच करेगा। फॉर्मूला बन गया X1 को Y3 को, हो गया। दूसरा क्वेश्चन इन ए फेस सेंटर lattice of x and y, comma, x atoms are present at corners. X atom is present at corners, while y atoms are at face center. Y atom at the face center. फिर से कंटिन्यू करो। then the formula of the compound would be, then the while के बाद then लिखना है, सॉरी, then के बाद the formula of the compound would be if one of X atom is missing from a corner, one of X atoms is missing from a corners in each unit cell. If one of X atom is missing from a corners in a unit cell, मतलब क्वेश्चन में एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। X एटम्स कॉर्नर्स पर हैं, Y एटम इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर ही ना, हाँ फेस सेंटर। और ऐसा बोल रहा है कि आप उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताएं जब एक एटम कॉर्नर से मिसिंग हो। समझ गया क्वेश्चन? सेवन नहीं,
अरे तो ये बताओ, ऐसा फॉर्मूला देखा है तो उसको, हाँ X7Y24, ये सही है, बिल्कुल सही। X7 को अप्रोच करेगा Y24 को। कभी फ्रैक्शंस में फॉर्मूला नहीं होता, उसको मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो तो उसको क्या, अब उसमें रिसर्च कर रही है। आज रिसर्च हो जाएगा। उतना ही क्वेश्चन को देखते देखते तेरा 1 मिनट पार हो गया। और आपको पता है नीट में एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट रहता है? 1 मिनट। तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ेगा ना आपको। अब ऐसा 1 मिनट तक क्वेश्चन ही हम पढ़ते रह जाएंगे तो फिर तो आप तो कंपटीशन से बाहर हो गए। तो उस तरह का आपको डेली जैसे होता है ना, कुछ क्वेश्चंस लेकर बैठना है, प्रैक्टिस करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि नीट एक ही दिन का एग्जाम है। आपको आपको मतलब डेली एग्जाम देना है, तब जाकर नीट में अच्छा होगा। कि नहीं सब दिन सो लेते हैं, नीट में एक ही बार थोड़ा पढ़ लेंगे, एग्जाम दे देंगे, इस तरह तो नहीं होता है। कोई भी एग्जाम का, नीट का नहीं, कोई भी जेई हो, कोई भी मतलब इवन ग्रुप डी का एग्जाम हो, कुछ भी हो, ग्रुप डी, ग्रुप सी, आईएएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपको मतलब डेली एग्जाम देना पड़ेगा। डेली एग्जाम देना पड़ेगा मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम का पैटर्न के ऊपर कुछ क्वेश्चन ही ले लिए, 10 क्वेश्चन ले लिए और देखे घड़ी रख दी है हम थोड़ा, और देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन 10 मिनट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। और फिर नहीं हो रहा है तो उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना भी एग्जाम का बहुत बड़ा पार्ट है। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बना लिए और 10 क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन सही हुआ, 4 क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो 4 क्वेश्चन को उसी समय एनालाइज करेंगे। नहीं नहीं बनेगा तो फिर टीचर से हेल्प लेंगे। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में ऐसा है कि x बोल रहा है कि कॉर्नर्स को अप्रोच कर रहा है और y फेस सेंटर को ऐसा बोल रहा है कि जैसे कॉर्नर्स तो टोटल 8 होते हैं, किसी एक कॉर्नर से एटम्स मिसिंग है, ऐसा ही बोला है ना, कि मतलब यहाँ कॉर्नर पर एटम्स है और यहाँ पर है ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर एक्स प्रेजेंट है, सब जगह एक्स प्रेजेंट है, बट यहाँ पर है ही नहीं, मिसिंग है। अगर अगर रहता तो फॉर्मूला डायरेक्टली क्या हो जाता, जो कि पहला क्वेश्चन कराए हैं, रहता तो XY3 हो जाता। बट अभी बोल रहे हैं कि एक कॉर्नर पर एक्स प्रेजेंट नहीं है और वाई तो है सब जगह। यहाँ पर वाई तो है, वाई के बारे में कुछ नहीं बोले हैं, मतलब सब जगह है। तो क्या हो जाएगा एक्स। अभी टोटल 7 ही कॉर्नर्स हैं, एक कॉर्नर पर मिसिंग है और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो ये 7/8 को अप्रोच करेगा और y3 को अप्रोच करेगा, क्योंकि फेस सेंटर पर है। तो ये क्या हो जाएगा x 7/8 y3। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए, x7 और ये क्या हो जाएगा 24। हाँ 24। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए सॉलिड हैज ए structure in which W atom is located at corners. W atom is located at corners. W atom is located at corners of the cube. W atom is located at the corner of a cubic lattice. O atom at the center of the edge. O atom at the center of the edge. And sodium atom at the center of the cube. Sodium atom at the center of the cube. Find the formula of compound.
सो पहले पहले फॉर्मूला में केटायन बोला जाता है, तो केटायन पहले सोडियम को रख, सर NaWO3 NaWO3 बिल्कुल। O3 तो ये भी जैसे होता है ना, तो ये सब थोड़ा अपना दिमाग यूज करना कि केटायन है सोडियम, फॉर्मूला लिखते हैं NaCl तो पहले Na रखते हैं या Cl Na बोलते हैं, तो पहले हम केटायन को रखेंगे Na को, फिर उसके बाद ये दोनों को रख देंगे। चलो, तो ये बन गया होगा, इसमें तो कुछ है ऐसा खास नहीं कि ये बोल रहा है कि ये कॉर्नर्स पर है, ओ एज सेंटर पर है, और ये सेंटर बॉडी सेंटर पर है, तो ये किसको अप्रोच करेगा, 1 को। ये किसको अप्रोच करेगा, ये टोटल 12 कॉर्नर्स और 12 एजेस इंटू 1/4 मीन्स ये 3 को अप्रोच करेगा और ये 1 को अप्रोच करेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na 1 को अप्रोच कर रहा है और W 1 को अप्रोच कर रहा है और O 3 को अप्रोच कर रहा है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, मीन्स NaWO3। ओके, आगे क्वेश्चन लिखिए। आगे क्वेश्चन मीन्स आगे लिखिए, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक को एनालिसिस करेंगे, इसको SC बुला करते हैं। देखो, सबसे पहला एनालिसिस, इसका जेड बताओ। जेड नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, याद रखना जेड मीन्स नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स 1, अभी तुरंत डिस्कस किए हैं, ये 1 आ गया। दूसरा हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसको CN से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरर, तो इसको लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नंबर, नियरेस्ट नेबरर। मतलब इसका अगर हम सिंपल भाषा में बोले, एक एटम कितना अदर एटम को टच करता है, दैट विल बी इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको ऐसे समझे, देखो इसको समझने की कोशिश करो, ये सब चीजें ना याद हो जाना चाहिए। अभी तो मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ, बट एग्जाम में जैसे एग्जाम देने जाओगे ना, तो ये सब चीजें आपको टंग पर होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पर क्या करता हूँ ना, एक ऐसे कर लेता हूँ, हाँ ये कॉर्नर से, ये कॉर्नर पर जो एटम्स है कितने अदर एटम्स को टच करता है। इसमें तो पता है कि एटम्स ओनली कॉर्नर पर रहता है सिंपल क्यूबिक में, तो ये कितने अदर एटम को टच करता है, जो जो एटम को टच करेगा वो ये लिखेंगे। देखो ये जो है ना, ये इस एटम को टच कर रहा होगा ना, मतलब ये और ये एक दूसरे से सटा होगा। मतलब इसको इमेजिन करना है तो थोड़ा मैं इमेजिन करवाता हूं। जैसे देखो, इमेजिन करना, यहां पर एक 4 फुटबॉल छोटे छोटे बॉल होते हैं ना, तो 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, 4 बॉल है, और ये जो इसको हम थोड़ा ना गम से इसको चिपका दिए, और ऐसा ही 4 बॉल इसके ऊपर रख दिए, तो क्या बन जाएगा, सिंपल क्यूबिक बन जाएगा। समझा क्या मैं बोला, ये 4 बॉल छोटे छोटे 4 बॉल सबको सटा दिए हैं, इसको गम से चिपका दिए, और एक ऐसा ही लेयर ये नीचे में है और इसके ऊपर 4 बॉल रख दिए, तो क्या चीज डेवलप हो जाएगा,
सिंपल क्यूबिक डेवलप हो जाएगा। देखो अगर इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो ऐसा होता है। ये इसका जो है ना, ये 4 एटम आपको दिख रहा है, ये 2 एटम आगे वाला और ये दोनों पीछे वाला। पीछे वाला तो ऐसा ही दिखेगा ना हमको, ये 2D प्लेन है। इसको हम आगे आगे मतलब शिफ्ट कर लेंगे तो ये दोनों पीछे 2 बॉल रखा हुआ है, 4 बॉल, और ऐसा ही 4 बॉल। अच्छा, ये परमानेंट नहीं है ना। चलो देखो, समझ रहा है? ये सबको अगर ज्वाइन कर दूं, देखो बना क्यों। तो यही है, तो इसको बनाइए। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें हर एक एटम एक दूसरे को टच करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे बनाए हम तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये एटम, अब बोलोगे ये दोनों कहाँ टच कर रहा है, बट यहाँ पर हम कैसे दिखाऊं आपको। बट आपको सोचना पड़ेगा कि ये दोनों एटम एक दूसरे से सटा है, टच कर रहा है, कांटेक्ट में है। तो अभी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा था। देखो तो ये इससे इससे टच कर रहा है, ऐसा ही एक एटम इधर होगा, इधर होगा जो इसको टच कर रहा हो। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, इसके बगल में एक यूनिट सेल होगा ना, एक यूनिट सेल होगा। तो उस यूनिट सेल का, ये एक यूनिट सेल आप यहां पर भी इमेजिन करें, उस यूनिट सेल का ये वाला जो एटम्स होगा ना, उसको ये टच कर रहा होगा। मतलब जैसे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आता है ना, तो ये यूनिट सेल, एक यूनिट सेल ऐसा और इमेजिन कीजिए आप। मतलब तो उसके उसके जो यहाँ पर एटम होगा उसको भी ये टच कर रहा होगा, ये कॉर्नर वाला एटम्स। फिर इसी तरह देखो, जैसे ये वाला एटम, ये इसी यूनिट सेल में, यही इसके जो आगे वाला यूनिट सेल होगा उसमें भी एक एटम होगा, उसको टच कर रहा होगा। फिर एक यहाँ, और इसके ऊपर वाला जो यूनिट से होगा सेल होगा तो उसको भी टच कर रहा होगा। तो देख रहे हो, ये टोटल ये जो एटम्स है, ये कॉर्नर पर एटम्स है, ये कितने अदर एटम को टच कर रहा है, तो हम बोलेंगे 6। 3 तो अपने यूनिट सेल में, और एक बगल वाला यूनिट सेल में, एक ऊपर वाला यूनिट सेल में, और एक इधर वाला यूनिट सेल में, सामने वाला। तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। समझ गया? तो लिख लो इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है। ये समझ गया ना? ये चीज समझा या नहीं? अब थोड़ा बोला था ना 3D, अपना इमेजिनेशन थोड़ा बढ़ाना है, नहीं तो फिर ये दिक्कत होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक का 6। ये हो गया। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर तो ये तो जान गया, ए इज इक्वल टू 2r। यहाँ पर ए क्या होता है? ए इज द एज लेंथ, एज लेंथ, और आर इज द, हाँ, रेडियस, रेडियस ऑफ एटम। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, ये देखो, ये है आपका ए, और ये आर और आर। तो क्या है, ए इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं हम। तो ये तीसरा रिलेशन ध्यान रखना है सिंपल क्यूबिक के बारे में। ये सब क्वेश्चंस में यूज होता है। क्वेश्चन मतलब हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है। तो ए इज इक्वल टू 2r।
नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शंस। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शंस कितना होता है जानते हो? 52.4, 0.52। हम पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछे हैं, पैकिंग फ्रैक्शंस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन पैकिंग फ्रैक्शंस एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पैकिंग फ्रैक्शंस, पैकिंग फ्रैक्शंस, इसको पीएफ फ्रैक्शंस बोल दिया ना, फ्रैक्शंस बोल दिया तो एक से कम ही होगा। जैसे मोल फ्रैक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो फ्रैक्शंस मतलब ये एक से कम ही होगा। एफिशिएंसी बोलूंगा तो 52.4% हो जाता है। तो इसको पैकिंग फ्रैक्शंस में पहले लिख लीजिए। इट टेल्स अस अबाउट how much fractions of total volume, how much fractions of total volume, is covered by atoms, एक यूनिट सेल का कितना पोर्शंस एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शंस। एक रूम का, ऐसा तो नहीं होगा ना, एक रूम है तो उसका 100% आप एटम से भर दो कुछ ना कुछ चीज से, तो कितना अगर भर दोगे तो इसका पैकिंग फ्रैक्शंस 1 आ जाएगा। कुछ खाली रहेगा तो 1 से कम आएगा। तो यही है कि ये क्या बताता है, इट टेल्स अस हाउ मच वॉल्यूम ऑफ टोटल रूम, टोटल यूनिट सेल इज कवर्ड बाय एटम्स। देखो तो इसको कैसे निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द रूम, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यही करोगे ना। तो ये लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय all the atom upon volume of unit cell। उस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है, जैसे मान लो कि एक रूम के अंदर टोटल 5 फुटबॉल रखा हुआ है, 5 फुटबॉल रखा हुआ है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक फुटबॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इंटू 5 कर देंगे। समझ रहे हो? तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स, तो हम क्या करेंगे, एक एटम्स का वॉल्यूम निकालेंगे और इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ गया? तो ये फॉर्मूला क्या हम लिख दें अभी, नंबर ऑफ एटम कौन बताता है, जेड बताता है। जेड क्या बताता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। देखिए अब अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, तो सिंपल क्यूबिक के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, 1। ये जो एटम होता है ना, तो मेनली ये स्पेरिकल शेप का होता है। एक स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और एक यूनिट सेल जो होता है ना, ये जो यूनिट सेल है मेनली क्यूबिकल शेप का होता है। तो एक क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं,
एक क्यूब कर देते हैं, एज का क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एक क्यूब। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, देखो, क्योंकि हम जानते हैं इस केस में A इज इक्वल टू 2R होता है। कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है, पाई बाई 6 आता है। पाई बाई 6 यही वैल्यू जो होता है 0.524 के इक्वल। चलो उसके बाद देखो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शंस इनटू 100। तो पैकिंग फ्रैक्शंस कितना है 0.524 और इंटू 100 कर दीजिएगा तो पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा, जो कि 52% होता है, 52.4%। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 52.4% एटम्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो वॉइड स्पेस कितना होगा, खाली स्पेस कितना होगा, हंड्रेड्स में माइनस कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 47.6 % ने खाली स्पेस है इसमें। फिर जैसे बॉडी सेंटर के लिए आप चीजें निकाले, इसी तरह हम सिंपल क्यूबिक के लिए चीजें डिस्क्राइब किए 5-6 पॉइंट, तो इसी तरह हम बॉडी सेंटर के लिए भी निकालेंगे। तो बॉडी सेंटर के लिए सबसे पहला पॉइंट था जेड। तो बॉडी सेंटर के लिए जेड कितना होता है बताओ, 2 होता है। तो ये दूसरा है, दैट वन इज बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से, इसको बीसीसी बुलाया करते हैं। तो सबसे पहला नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, इसमें एटम्स कॉर्नर पर होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर होते हैं। ये चैप्टर टफ लग रहा है, इजी चैप्टर से, मतलब जो और रिमेनिंग चैप्टर्स पढ़ा तो हमें लगता है उससे तो इजी चैप्टर है। जो आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स जैसा चैप्टर जो अपने आप में डरावना है एक तरह से, तो उससे तो ये सिंपल चैप्टर्स है। मतलब 12th वाला जितना भी चैप्टर्स है देखोगे तो सब सिंपल है, चारों चैप्टर्स सिंपल है, सॉल्यूशन भी सिंपल है। अगर सॉल्यूशन बशर्ते आपको थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब निकालने आना चाहिए, तो वो चैप्टर बहुत आसान है। वही चीज का एप्लीकेशंस है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है, यही सब उसी में वो ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछा करते हैं। 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नाम भी याद होगा, आप लोग पढ़े होगे 12th में। एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो बोला, एक ऑस्मोटिक प्रेशर बोला, और एक होता है आरएलवीपी। आरएलवीपी मीन्स हाँ, रिलेटिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। 4 तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। यही इसी चीज पर वो सेकंड चैप्टर पूरा निकल जाएगा आपको। फिर उसमें एक लॉ आता है, बहुत फेमस लॉ आता है, मतलब उसको बोलते हैं रॉल्स लॉ, बोलते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, रॉल्स लॉ ऑफ नेगेटिव डेविएशन, उसका एग्जाम्पल पूछा करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो चीज देखना है आपको। फिर उसमें हाँ, एजोटॉपिक मिक्सचर उतना ज्यादा नहीं है, ऐसे एजोटॉपिक मिक्सचर तो उसके बारे में तो बहुत उसको लेंदी, बट जो आपके एनसीईआरटी बुक में है उतना ही बात करेंगे एजोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में। हाँ, हेनरीज लॉ भी है, हेनरीज लॉ उसमें भी है, हेनरीज लॉ भी उसमें पढ़ाना है आपको। गैसियस सिस्टम के लिए हम लोग हेनरीज लॉ लगाते हैं, और कोई भी लिक्विड सिस्टम है तो उसके लिए रॉल्स लॉ।
और फिर इसमें थोड़ा सा डाल्टन्स लॉ से भी लिंक कराया जाता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल पे, जो कि ओनली गैसेस के लिए अप्लाई होता है, गैसियस लॉ गैसेस स्टेट में पढ़ा था। तो ये इतना चीज ही उस चैप्टर्स में है, मतलब विद इन 4 क्लास 10 चैप्टर विल बी ओवर। फिर उसके बाद आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मींस मेनली उसमें जो क्वेश्चन पूछा करते हैं जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन पूछा करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखोगे तो उसमें 3-3 4-4 फॉर्मूला आएगा और कुछ नहीं है। उसमें रेट लॉ क्या होता है, फिर उसमें मोलिकुलरिटी क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, इसी सब बारे में हम बात करें। फिर उसमें आरएनएस इक्वेशंस आएगा, हाँ उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की बात आएगी, वहां पर 1-2 फॉर्मूला आएगा, तो 1-2 फॉर्मूला आएगा, फिर वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा नहीं। अगर हायर क्लासेस अगर जेई तो उसमें पैरेलल रिएक्शंस क्या होता है, सीरीज रिएक्शंस क्या होता है, वो सब अच्छा पढ़ाएगा। क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, मेनली जहां से क्वेश्चन जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ पूछा जाता है उसको पढ़ो ना। तो मैं भी पिछले साल तो नहीं, पिछले के पिछले साल में पढ़ाया था कि सीरीज रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन ही नहीं पूछता है तो क्यों उसको पढ़ाया जाए। हाँ जो जेई एडवांस वगैरह में होता है वो उससे क्वेश्चन पूछा करते हैं, वहाँ पर ट्रेंडिंग क्वेश्चन वो सब आता है, तो उसको इतना ही उस चैप्टर्स में। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा उसका 2-3 पोर्शंस है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब वो 3, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूरा पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वहाँ पर फॉर्मूला वगैरह आता है, कैसे ई सेल का कैलकुलेशंस करते हैं, फिर नर्स इक्वेशंस क्या होता है, फिर एक एसएचई बोलते हैं सिंपल हाइड्रोजन, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका यूनिट्स इनोड सेल का वैल्यू हमेशा 0 माना जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाता है, ये सब चीजें उसमें है। और फिर उसमें अगर बात करूं मैं, उसका दूसरा पोर्शन एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में ही फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सब आ जाता है, वहां से क्वेश्चन पूछा करते हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट पोर्शन और है कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी में वहां पर जैसे मैं बात करूं, हाँ मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, फिर एक और होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल, नहीं एक टर्म और होता है कोहलर्स लॉ, यहाँ पर कोहलर्स लॉ एक लॉ होता है, हाँ कोहलर्स लॉ बोलता है, उससे क्वेश्चन अक्सर पूछा करते हैं। तो इतना ही है, तो मतलब विद इन 1 मंथ सेल, अच्छा सेल का रिएक्शन मैं याद करने के लिए बता दूंगा कैसे है, सिंपल है बट याद आपको करना पड़ेगा। याद मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है, थोड़ा वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो वो सब चीजें इजीली मतलब याद हो जाता है सेल रिएक्शन। तो इतना ही चैप्टर्स है, मतलब विद इन 1 मंथ, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे बाय फरवरी योर ये जो 4 चैप्टर्स है ये खत्म हो जाएगा, मतलब मार्च ऑनवर्ड्स आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम चालू करेंगे। हाँ सिलेबस अनचेंज्ड है, बट वो क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। अभी तक देखो एनटीए के वेबसाइट पर कुछ चीज अपडेट नहीं हुआ, एनटीए अपडेट करने दो क्या करता है, उसके बाद देखेंगे। अच्छा चेंज नहीं होगा, देखो क्या होता है। अब ये मतलब एग्जाम जैसे अब अभी तक अगर क्लेरिफाइड नहीं किए, अगला महीना देखेगा तो जेई मेंस का एग्जाम है, जेई मेंस का इंजीनियरिंग वाला एग्जाम है, इंजीनियरिंग वाला 4 टाइम्स लेगा इन ए ईयर। आप लोग का भी बोला जा रहा है, आप लोग को भी बोला जा रहा है कि 2 बार लेगा। देखो एक नंबर ऑफ एग्जाम, जैसे देखो हमें लगता है कि एग्जाम अगर नंबर ऑफ टाइम बढ़ता है तो उससे 2 चीज होता है एक कंपटीशन बढ़ता है और दूसरा होता है गवर्नमेंट का रिवेन्यू आता है। रिवेन्यू मतलब मान लो कि पहला बार नीट में 8 लाख फॉर्म बढ़ा या 10 लाख बढ़ा, सेकेंड बार भी उतना बढ़ेगा, तो जो इनकम होगा गवर्नमेंट का डबल इनकम होगा, इसलिए नंबर ऑफ एग्जाम ज्यादा टाइम्स करवाता है। क्या चीज? हाँ कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। चलो तो ये जेड हो गया, जेड निकाल लिए। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोई बताएगा कितना होता है? ये सब याद रखना है सब चीज। 8 होता है, 8 कैसे 8 होता है इसको समझो थोड़ा।
तो ये देखो, ये सेंटर वाला एटम को देखो, ये सेंटर वाला एटम जो है ये टोटल 8 कॉर्नर वाला एटम को टच कर रहा होगा। मतलब ये ना इसको भी टच कर रहा होगा, ये ना इसको भी टच कर रहा होगा, इसी तरह नीचे भी चारों को। तो टोटल कितना एटम को टच कर रहा है? 8 एटम को। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर। पहला सिंपल क्यूबिक का 6 था। कैसे 6 था मैं बताया। इसी तरह तीसरा, ए और आर में रिलेशन। चलो, तो ये पता है, मतलब रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। जैसे पिछला वाला का ए इज इक्वल टू 2r आया था, इसी तरह ये बताओ। हाँ, रूट में तो आएगा, पर कितना आएगा? √3/4। हाँ, √3/4। देखो कैसे आता है, इसको समझो। पहले इसका अरेंजमेंट समझ में आता है। जैसे पिछले वाला सिंपल क्यूबिक का बताया था, 4 फुटबॉल, 4 फुटबॉल के ऊपर 4 फुटबॉल। बट इसमें थोड़ा समझो, इसमें क्या सिनारियो है कि ऐसा समझना, ये सब पर और हम डिटेल, इसका पैकिंग पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। देखो ऐसे समझो, बना ही देता हूं। देखो ये 4 एटम हो गया। अब इसके ऊपर एक एटम रख रहा हूं, ये बीच में ऐसे कुछ, और इसके ऊपर 4 ऐसा ही एटम्स। थोड़ा अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, बट तब पर भी समझने की कोशिश करो। मतलब 4 फुटबॉल नीचे है, एक वो जो बीच में डिप्रेशन होता है ना, खाली जगह कुछ आ जाता है, तो उसमें एक फुटबॉल को रख दिए, और ये जो नीचे है ना, इसको गम लेकर थोड़ा चिपका दिए, और ऐसा ही उसके ऊपर रख दिए 4। पिछले वाला में ये वाला नहीं था, ये वाला को हटा लेंगे ना तो ये इसके ऊपर गिर जाएगा। समझ रहा है? तो इसको देखो, इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे, ये पूरा ये जो ब्लू कलर का एटम दिख रहा है ना, ये पूरा ये वाला है। ये अब आप लोग तो ये सब डायग्राम तुरंत बना लेते होगे। सही बात है, फोटो खींच लेते। मैं भी पहला बार बनाया ना, तो मैं बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इसलिए बन जाता है। समझा? ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बना रहा हूँ, पहली बार तो मुझसे भी नहीं बनता था। चलो, तो मैं ये बोल रहा था कि यही देखो ना, ये वाला जो एटम है टोटल 8 एटम को टच कर रहा है, ऊपर वाला 4 को, नीचे वाला 4 को। ठीक, इसमें एक चीज देखो, बॉडी सेंटर में रिलेशंस। तो अभी ये बताओ, इसका लेंथ जानते हो? ये जो लेंथ है, अच्छा a√2 आता है। बॉडी डायगोनल का लेंथ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज √3a। √3a बॉडी डायगोनल का लेंथ जो होता है √3o होता है। कैसे होता है ये भी अगर कोई समझना चाहता है, देखो ये ए ये वाला लेंथ कोई बताएगा? ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल √2a ये है √2a, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, ये 90 डिग्री है, ये a स्क्वायर डायगोनल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ये जो भी हाइपोटेनियस क्या होता है, तो दैट इज a² + a² का रूट ओवर, तो ये √2a आ जाएगा। अब ये देखो, अब क्या है ना, ये √2a और ये है ये a, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो लगाओगे ना तो ये वाला क्या आ जाएगा? √3a। तो ये सब चीज याद होना चाहिए, ये सब चीज इसमें जरूरत पड़ेगा। मतलब आप अगर बनाना चाहते हो तो बना लो। फिर से फ्रेश बना देता हूं, अब क्यूबॉइड मत बोलना। जैसे आप बोलेगा क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, तब क्यूब ही मानना इसको। मैं ये लेंथ जो होता है ना, ये लेंथ जो है ना, ये मैं बोल रहा हूँ कि दिस वन इज √2a। क्यों √2a? ये भी है, ये जो हाइट देख रहे हो, दिस वन इज a,
तो ये जो बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है, ये जो हो जाएगा √3a हो जाएगा। कैसे ट्रायंगल बनाओगे, ये ट्रायंगल देखो। हाँ क्या हुआ, क्या इसका माइक ऑन रह गया। प्रीति जा, मैं तुझे हमेशा के लिए म्यूट कर देता हूँ। अच्छा नहीं, वो समझदार है, नहीं तो हम लोग के पास एक ऑप्शन रहता है कि हमेशा के लिए म्यूट कर देना। चलो तो ये समझ गया ना, ये √3 है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना, कैसे याद रखेगा, इसका नाम ही क्या है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू, बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4r। ये 4r कैसे, ये थोड़ा इसको बना रहा हूं यहाँ पर देखो, ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल का कुछ ऐसा सिनारियो है, ये बना रहा हूं, रुक जा रुक जा। ये बॉडी डायगोनल मतलब ये कोना वाला एटम, कोना वाला एटम, ये बीच वाला एटम, और ये कोना वाला एटम, कॉर्नर वाला एटम। ठीक, तो अभी यहां पर देखो, ये R और यहां पर ये भी R, ये भी R और ये भी R। ये जो बनाए हम क्या बनाए हैं, ये बनाए हैं बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल एक तरीका से है, क्या आया देखो, 4R, 4R ऐसे, 4R इज इक्वल टू, और एक दूसरा तरीका से क्या है, √3a। तो ये रिलेशन ध्यान रखना है, ये जो बताया √3a, यही सेम चीज 4R के इक्वल है। तो इसको नहीं बोल सकते हैं क्या, √3a इज इक्वल टू 4R। कैसे याद रखे हो, √3 कैसे याद रहेगा, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल मतलब बॉडी डायगोनल वाला एटम टच कर रहा होगा, इसके अगला वाला आएगा फेस, फेस सेंटर, मतलब उसमें क्या याद रखना है, फेस सेंटर वाला एटम टच कर रहा होगा। उसके बाद पैकिंग, नेक्स्ट जॉब जो है आपका पैकिंग फ्रैक्शंस निकालना, पैकिंग फ्रैक्शंस। अच्छा ये सब एक और बच्ची आती थी, नहीं आती, एक और आती थी ना, है यहाँ पर, घर चली गई। घर गई है, अच्छा घर से क्लास करती है। और एक और जो कल आया था, कहाँ गया वो, घर चला गया। कल का मोटिवेशन कल का मोटिवेशन लेकर घर चला गया। अब थोड़ा घर से आएगा, थोड़ा खा पी कर आएगा, फिर उसके बाद पढ़ेगा। देखो मोटिवेशन ना अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा थोड़ा। ये सब जो टीचर्स वगैरह हो गया, कोई एक्सटर्नल फैक्टर से जो मोटिवेशन होता है, वो उसका लाइफ जो होता है ना, लाइफ स्पैन, तो उसका जो टी हाफ होता है वो कम होता है, टी हाफ। क्या है, निकाल ली तू, पिछले वाला जो बैच था, मैं वो बताता था, उसमें जो बच्चे कुछ थे ना, तो उसका लगता था कि जैसे एग्जामिनेशन एटीट्यूड होता है, एक एग्जामिनेशन एग्रेसिवनेस होता है एग्जामिनेशन, मतलब हमको एनी हाउ तैयारी करना है, उसके लिए जितना मेहनत हो सके हम लगाएंगे। ऐसा ऐसा हम लोग, हमको अभी दिखता नहीं है, सही बोलता हूँ। तो उस तरह का मतलब इन्वायरमेंट बनाओ, उस तरह से पढ़ाई करो थोड़ा, तो लगे
कि चलो कुछ बच्चे मतलब जैसे होता है ना, टीचर को पता हो जाता है, जैसे टीचर क्लास लेता है ना, पता हो जाता है किसका रिजल्ट होगा किसका नहीं होगा, वो दिमाग में पहले से ही रिकॉर्ड हो जाता है। क्योंकि हम लोग जो है आपको बार बार देखते हैं, बार बार आप कैसे कर रहे हो, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हो, सब चीज से वो जैसे होता है ना ओवरऑल एनालाइज कर लेता है। तो थोड़ा सा मेहनत करना शुरू करो, अभी भी टाइम है, मतलब ऐसा नहीं, करने वाला तो एक एक दो दो महीना में कर लेता है, बट अभी टाइम है, एनफ टाइम है, थोड़ा घर में पढ़ाई करो, घर में कम से कम 5 से 6 घंटा। मतलब जो बच्चे का रिजल्ट हुआ है तो उसमें टीचर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, टीचर का कंट्रीब्यूशन है थोड़ा है, बट वो सब बच्चा अपने खुद ज्यादा मेहनत किए हैं, घर में जाकर एक्सरसाइज किए हैं, घर में जाकर रिविजन किए हैं। रिवीजन एक बार बैठता था, बोलता था कि एक चैप्टर पूरा रिवीजन कर लेता था, उसके बाद ही उठता था। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा चैप्टर पढ़े तो थोड़ा तो घूम लेते हैं, थोड़ा फोन में अपडेट कर लेते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम इसको कर लेते हैं। एक बार उसके अंदर चले जाओगे तो एक फिर मैसेज आ गया, फिर उसके अंदर चला गया, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब खोल लेते हैं, यूट्यूब में एक वीडियो देख लिया तो थोड़ा चलो और मजा कर लेते हैं। दिमाग हमेशा मजा चीज की तरफ ज्यादा होता है, अट्रैक्ट होता है। तो उस ट्रैप में मत पड़ो ज्यादा, उस ट्रैप से मतलब अपना जो पढ़ने वाला चीज है ना उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, नहीं तो उसके अंदर ट्रैप हो जाओगे ना तो उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। चलो आ गया 0. हाँ 0.68% होता है, 0.68। तो कैसे आता है देखो, पैकिंग फ्रैक्शंस, जेड इसमें कितना था बताओ, 2, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू, ए का वैल्यू देखो वहां पर रखा हुआ है 4r अपॉन √3 का क्यू। ये कैलकुलेट कर लेना, ये कैलकुलेट r और r कैंसल हो जाएगा। ये पाई के टर्म्स में कितना आता है मैं बता देता हूँ, और टफ नहीं है ये। पाई के टर्म्स में कितना आता है बताओ, पाई अपॉन कितना आता है, कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन रहता है, पाई अपॉन ऐसा भी ऑप्शन बनाकर देता है, अरे यार देखो, पाई √3/8 ऐसा, यही आ रहा है, यही आएगा, मुझे जितना याद आ रहा है, मैं अपने न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा हूँ, उससे एनालाइज कर पा रहा हूँ, इतना ऐसा ही कुछ आता है। और ये देखोगे ना तो 0.68, मतलब इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है 68%, इसमें जो वॉइड स्पेस है ये कितना हो जाएगा बताओ, 100 में माइनस करो, 32। नेक्स्ट देखो, दैट वन इज फेस सेंटर्ड, समझ गया ना, वो कैलकुलेट कर लेना, √3 पाई अपॉन 8 ही आएगा। कितने कितने लोग ऐसे हैं, जैसे मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा चुका हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा चुका हूँ, तो उसका प्रीवियस ईयर कर लिया, हो गया थर्मोडायनेमिक्स, तो उसको भी करना है। जैसे ऐसा नहीं कि तो पेंडिंग वर्क तो आपका बढ़ता जाएगा ना, जैसे मान लो कि आप कुछ दिन में सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो सॉलिड स्टेट का भी आपका जैसे प्रीवियस ईयर एटलीस्ट तो हो जाना चाहिए। हाँ सब चीज, क्योंकि आपको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, बायोलॉजी भी करना है, तो तीन ही चीज को बैलेंस करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी प्रीवियस ईयर, फिर थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो टाइम मिलता है तो रिमेनिंग वाला चैप्टर्स हम करते जाएंगे, नहीं तो बैकलॉग बढ़ता जाएगा और फिर एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप सोच के भी नहीं कर पाओगे। और फिर ज्यादा ज्यादा इधर उधर बुक पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में हम केमिस्ट्री में रिसर्च करना शुरू कर दिए, बायोलॉजी में हम रिसर्च करना ले लिए एक मोटा बुक और बैठ गए, जो कि क्या क्या एनसीआर फिंगर टिप्स, हाँ हाँ, तो उससे उससे तो करना पड़ेगा ना, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का फिंगर एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स ठीक है। यहाँ सीपी का भी एक आता है, मतलब जैसे होता है ना कि पूरा फॉर्मूला दिया रहता है, और ये किसी का भी
जो भी जैसे कोटा में जो जो बड़े बड़े कोचिंग है उस तो उसका मिल जाता है। तो किसी सीपी का भी आता है और भी अलग अलग कोचिंग जो XYZ आता है उसका आप देख सकते हो। इवन इवन ये यहाँ कोलकाता आकाश का भी आता है, सबका आता है, सब वो अपना होता है ना। चलो अभी ये नेक्स्ट हम बता रहा हूं, दैट वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो इसका नाम तो एक FCC होता है और कहीं कहीं पर इसका नाम ऐसा भी लिखा मिलेगा, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, CCP। इसको CCP से बुलाया भी करते हैं हम लोग। CCP मतलब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। लिख लेना फुल फॉर्म, नहीं तो फिर कुछ और दिमाग में नहीं आ जाए CC जगह। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। चलो इसमें पहले जेड बताओ। जेड इसमें 4 होता है, कैसे? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आता है? 12। कैसे आता है वो समझा देता हूं एक बार। इसमें एटम्स कॉर्नर्स और फेस सेंटर पर होते हैं। देखो इस एटम, ये इसका देखना चाहता हूं, ये कितना अदर एटम को टच करता है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो ये जो चारों कॉर्नर वाला एटम होगा ना, इसको टच करेगा, ये टच करेगा ये। और साथ ही साथ ये जो फेस सेंटर पर एटम चारों दिख रहा है ना, ये चारों एटम जो दिख रहा है ना आपको, इसको भी ये टच करता है। इस यूनिट सेल में कितना एटम को टच किया अभी तक? 8। 4 कॉर्नर वाला, 4 ये फेस सेंटर वाला, और ये 4 कहां? तो 4 अभी एनालाइज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा बढ़ाते हैं आगे। मतलब ऊपर वाला यूनिट सेल है ये ऊपर वाला एक एक तल्ला, 2 तल्ला, तो ये ऊपर वाला बन रहा है। चलो तो अभी यहां पर भी जो फेस सेंटर होगा ना, कुछ यहां फेस सेंटर होगा ना, तो ये चारों को भी टच करता है यहां पर। ऐसे कर कर ये 12 आता है। मतलब 4 कॉर्नर वाला, 4 ये फेस, ये जो दीवार हो गया ना, दीवार का जो फेस सेंटर हो गया उसको, और ये ऊपर वाला जो दीवार है ना, उसका भी चारों फेस पर एटम्स होंगे, उसको भी टच करेगा, इसलिए 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। चलो तीसरा, ए और आर में रिलेशंस। तो इसमें ध्यान रखना, कैसे याद करने के लिए बताया था? फेस सेंटर मतलब इसमें फेस सेंटर क्या होगा? फेस सेंटर पर जो भी एटम्स होंगे एक दूसरे को टच कर रहा होगा। मतलब ऐसा कुछ सिनारियो, देखो ये एक फेस निकाल लिया हूं इसका, ये क्या है? ये दिस वन इज फेस सेंटर, फेस डायगोनल। हाँ यहाँ पर एटम्स भी बना देता हूँ समझने के लिए आपका। तीनों एटम आइडेंटिकल है, ये छोटा बन गया है, बट आपको समझना होगा तीनों एटम आइडेंटिकल है। तो अभी क्या है देखो, ये आर 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 आर, तो ये क्या आ जाएगा? 4r इज इक्वल टू √2a। मतलब ऐसे याद रखना है कि फेस सेंटर में फेस डायगोनल वाला एटम टच करते हैं, बॉडी सेंटर में बॉडी डायगोनल वाला एटम टच करते हैं, और सिंपल क्यूबिक में तो याद ही रहता है a इज इक्वल टू 2r।
ये सब चीज क्वेश्चन बनाने में यूज होगा, तो ये सब रिलेशन से याद होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शंस। पैकिंग फ्रैक्शंस, पीएफ। पैकिंग फ्रैक्शंस क्या फॉर्मूला होता है? जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, मीन्स जेड इसका हो जाता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यू। ए क्यू मीन्स ए का रिलेशन लिख दो वहां पर, 4r अपॉन रूट 4r/√2 का क्यूब। पाई के टर्म्स में बताओ, ऐसे तो याद रहता है 70, इसका कितना परसेंट होता है? 74%, 4%। मतलब सबसे अच्छा पैकिंग यही है। मतलब तीनों में से घटिया पैकिंग कौन सा? सिंपल क्यूबिक, उसमें ओनली 52% एटम्स कवर करते हैं, 52.4%। उससे थोड़ा बेहतर पैकिंग मेरा हो गया बॉडी सेंटर, उसमें 68% एटम ऑक्यूपाई करते हैं। और सबसे अच्छा पैकिंग है आपका दैट वन इज फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें टोटल एक यूनिट सेल का 74% एटम ऑक्यूपाई करते हैं। ये पाई के टर्म्स में कितना आया? पाई/3√2, यहाँ √2 है। अच्छा, पाई√2/3 है। चलो, और यही निकालोगे ना तो 0.74 आ जाएगा। मतलब पैकिंग एफिशिएंसी 74%। सर वो √2 नीचे ही होगा। नीचे ही आएगा। चलो, उसके बाद देख लो वाइड स्पेस निकाल लो। वाइड स्पेस दैट वन इज 26%। तो लिख लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों चीज आपको याद हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आगे लिखो क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। सबसे पहले देखेंगे पैकिंग इन 1D। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। इस चैप्टर्स के लिए मैं एनसीईआरटी बुक सजेस्ट करूंगा। सॉलिड स्टेट के लिए एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ें आप, सॉलिड स्टेट के लिए खास करके। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। इवन ये चैप्टर्स एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है, इवन जेई एडवांस भी होता है, एनसीईआरटी का कुछ पैराग्राफ उठाकर क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये चैप्टर्स अगर एनसीईआरटी कर लेते हो, एनसीईआरटी अगर आपको अच्छी तरह से याद आता है तो ये बहुत अच्छा ये चैप्टर्स आपका हो जाएगा। चलो, तो क्लोज पैकिंग इन 1D मतलब क्या? यहाँ पर एटम्स लिए रखते हम जब चले गए, एक ही 1 डायमेंशनल, मतलब एक ही एक्स एक्सिस की तरफ एटम्स रख रहे हैं। मतलब मैं फुटबॉल्स को लिया, रखता गया एक ही डायरेक्शंस में, तो ये क्या हो गया? पैकिंग इन 1D, 1 डायमेंशनल। तो अभी यहाँ पर बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। अगर मैं ये एटम को देख लूं, ये एटम कितना अदर एटम को टच कर रहा है? 2 एटम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो ये पैकिंग इन 1D है। आगे बढ़ते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2D।
इसमें दो तरह के होते हैं, एक बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका होते हैं पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको हम ए टाइप भी बोलते हैं, ए टाइप। ए टाइप का मेरा मतलब है, देखिए क्या कहिए, दिस इज पैकिंग इन 1D, पैकिंग 1 डायमेंशनल। अभी क्या किए ना, यहां पर एटम रखना शुरू कर दिए, अब ये 2 डायमेंशनल हो गया, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। मतलब एक फुटबॉल का एक लाइन और इसके बगल में एक फुटबॉल का लाइन। ये कैसा व्यू है, फुटबॉल को हम ऊपर से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू। और ये जो व्यू बनाता हूं ये कैसा व्यू है, हाँ, ये ऊपर से ऐसे करके जाकर देखेंगे, दैट इज फ्रंट व्यू, समझ रहे? और ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू हम यहां से अगर ऐसे देख रहे हैं। चलो, तो इसमें हम पूछे, अगर पूछे, एक और लेयर बना देता हूं, ये 2 डायमेंशनल ही होगा सब, जितना लेयर लगाना है लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 3 ही बना रहे हैं, और भी चाहूं तो लगा दूं। फुटबॉल का 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर लगाते चलो। ये 2 डायमेंशनल, इसका 2 ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो अभी ये बताओ, ये जो फुटबॉल एटम है कितना एटम को टच कर रहा है, 4 को, 4 को टच कर रहा है। और इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, इसलिए मैं क्या बोला इसको, ए टाइप। हम लोग ये जो सेकेंड जो लेयर दिख रहा है ना, इसको क्या जस्ट उसके पीछे रख रहे हैं। देखो दूसरा होता है, दैट वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। और एक कहाँ गया, ये को लंबा जैसा, अच्छा एक था ना तेरे साथ लंबा जैसा आता था, रूम घर से पढ़ रहा है, ये ऑप्शन है। देखो एक काम करो, मुझे लगता है ना, पढ़ना है तो घर से ही पढ़ो, क्योंकि उसमें होता है कंसंट्रेशन आपका भंग होता है। मतलब कंसंट्रेशन, जैसे एक हम लोग का माइंड जो होता है ना, कि अगर एक सिस्टम, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो घर पर कंप्लीटली ऑनलाइन एक जगह बैठ के पढ़ो अच्छी तरह से। और जो ये ऑनलाइन ऑफलाइन करता है ना, इसमें दिमाग डिस्टर्ब होता है। जैसे एक बात है ना, एक दिन आप आगे बैठो, एक दिन पीछे बैठो, तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर होगा ना, वो अपने आप में देखोगे चेंजेस कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर भी इसको ध्यान रखना है। अगर ऑनलाइन पढ़ने तो कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ने तो ऑफलाइन कंप्लीटली पढ़ेंगे। मैं ये सजेशन दे रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप टोटली ऑनलाइन आकर पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, हम दोनों चीज सपोर्ट कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग का मैक्सिमम बेनिफिट मिले, समझा? तो इसलिए ऑफलाइन पढ़ना है तो घर पर पढ़ो अच्छी तरह से, वो भी ठीक है। ऑनलाइन हाँ यहाँ पर आकर पढ़ लिए, हाँ कभी कभी होता है कि बीमार पड़ जाते हैं, कभी कुछ दिक्कत हो गया, कभी घर चले गए, चलो चलता है। चलो तो ये लिख लिया सर, आगे नहीं है। चलो तो देखो इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। देखो अभी तो 1.5 घंटा है ना, तो मेरा ऐसा भी क्लास होता है 4-4 घंटा का भी चलता है।
वो भी दिन आएगा कभी ना कभी। वो भी सैटरडे संडे कभी कभी होता है ना, तो हम 3-3 4-4 घंटा कर लेते हैं क्लासेस। तो ये तो अभी 1.5 घंटा ही, अभी 1.5 घंटा भी नहीं हुआ अच्छा से। तो एक्स्ट्रा क्लास तो कुछ होगा ही। एक्स्ट्रा क्लास, बिना एक्स्ट्रा क्लास है कैसे सिलेबस बाई मई तक होगा? कुछ तो एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, ज़्यादा कम से कम लगे ट्राई रहता है। बट थोड़ा होता है ना कि ऐसा नहीं कि चीज़ें को उड़ा दे और कहीं सिलेबस खत्म हो जाए, नहीं। एक मतलब होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है उस पर फोकस करके पढ़ाना है, समझाना है, टाइम प्रॉपर देना है। चलो, तो ये 1D हो गया। देखो अभी क्या कर रहा हूँ ना, एटम्स को हम ऐसे रख रहा हूँ, इसके बीच में जो खाली जगह ना, डिप्रेशंस बोलते हैं उसको, डिप्रेशंस। ये माइंड वाला डिप्रेशंस नहीं कि डिप्रेशन में चले गए। तो मोटिवेशन से फिर न्यूट्रलाइज होता है वो। अभी आप लोग डिप्रेशन में क्या जाओगे? अभी तो आप लोग जस्ट 12th 13th में, अभी से डिप्रेशन में जाओगे तो आगे कितना दिक्कत होगा। अभी से ऐसा नींद नहीं आ रहा है, नींद के लिए गोली ले रहे हैं। देखो प्रॉपर टाइम पर अगर सोओगे तो नींद जरूर आएगा। अब चाहोगे कि डेली 12-1 बजे 2 बजे हम सोए तो नींद कहाँ से आएगा? 2 बजे से आ जाता है नींद, पहले आ जाता है। चलो, लेट से खुलता भी है। चलो मैं क्या बोल रहा है इसमें, देखो इसमें एटम्स क्या कर रहा था, इसके जस्ट पीछे रख रहा था, बट इसमें कहाँ रख रहा हूँ? डिप्रेशंस में। अभी सेकेंड वाला जो रखूंगा ना, ऐसा रखूंगा, देखो ये नहीं, इसके जैसा ही रिपीट हो जाएगा ये। मतलब अभी क्या मैं, ये 2 डायमेंशनल ही है, 3 डायमेंशनल कहाँ हुआ? देखो ये ब्लैक वाला बॉल, फिर उसके पीछे ये जो बीच में जो खाली जगह है ना, वहां पर ये ब्लू वाला सब बॉल रखा हूं। ऊपर नहीं है ये कैसा व्यू है? अरे इतना मैं बनाया, ये तो और ये लंबा चलता जाएगा। मैं पूरा बना कहाँ रहा हूँ, यहाँ पर भी चाहूँ तो बना दूं, यहाँ आगे भी बना दूं, बट मैं इतना इतना ही बनाया, समझाने के लिए इतना बनाया हूँ। हाँ ये ऊपर से देख रहे हो, बिल्कुल सही बोला, ये ऊपर से हम देख रहे हैं, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू। हाँ तीनों सरफेस पर, ये बोर्ड पर समझ लो, बोर्ड पर। मतलब ऐसा समझ सकते हो ना कि ये फुटबॉल को काट दिए और यहाँ पर हम चिपकाते चले गए, ये सबको चिपका दिए, पेस्ट कर दिए, और ये जो फुटबॉल का आधा पोर्शन है ना, यहाँ पर चिपका दिए, फिर और फुटबॉल को काट दिए, यहाँ पर ऐसे चिपका दिए। मतलब ये सब बोर्ड पर ही है। ये वाला जो बोल रहा है, हाँ वो यहाँ पर देखो, अभी इसमें क्या है ना, इसके जस्ट पीछे रख रहा हूँ, एटम्स, और इसमें गड्ढे में रखा हुआ है, गड्ढे में। तो चलो, तो ये मैं बोल रहा हूं, तो इसमें अगर मैं एक एटम को पकड़ लूं, देखो इसको मैं यहाँ पर अगर टारगेट कर लूं, तो ये कितना अदर एटम को टच करेगा? 6 आ जाएगा, 6 देखो 1 2 3 4 5 6, उसमें 4 ही आ रहा था। देखो बन गया ना हेक्सागन कुछ। थोड़ा सा दिमाग में जैसे होता है ना, दिमाग थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आसान है। जैसे हम लोग 12th क्लास में थे तो हमको तो कुछ ये सब समझ में ही नहीं आता था। अच्छा रट लो, नहीं समझने वाला चैप्टर से। चलो उसके बाद ये लिख लो, पैकिंग इन 3D अगले क्लास में, मीन्स नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे। पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल था।
अच्छा, इसमें लेयर का नाम कर दो, ये ए लेयर, ये बी लेयर, ये ए, फिर बी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ए बी टाइप। इसको बोलते थे ए बी ए। चलो, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.